हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो आइए समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में समझेंगे। तो आइए समझते हैं जो पदार्थ होता है वो कितने तरह के होते हैं। तो जनरली यहाँ पे हम लोग जो पदार्थ पढ़ेंगे वो तीन तरह के होते हैं। एक पारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारभासी पदार्थ और तीसरा जो है वो अपारदर्शी पदार्थ। तो आइए समझते हैं इन तीनों का डिफिनीशन। तो पारदर्शी पदार्थ यानी पारदर्शी पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कांच और पानी और इसके अलावा सफेद एवं उजला प्लास्टिक, यानी जो वस्तु है यानी वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से क्या हो जाए, पार कर जाए, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं पारभासी पदार्थ के बारे में। यानी पारभासी पदार्थ यानी ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम, तो ट्रांसलूसेंट मीडियम हम लोग किसे कहते हैं? तो यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही भाग पर पार कर पाता है, यानी प्रकाश जो है पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाता है, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी पदार्थ यानी ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं। इसके अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो जैसे में होगा फुला हुआ बैलून, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच और दूध हो गई, दही हो गया और रक्त हो गया। क्योंकि ये सारे जो पदार्थ है वो अपने में से प्रकाश को पूर्ण रूप से जाने नहीं देता, बल्कि प्रकाश का कुछ ही भाग इसमें से पार कर पाता है। चलिए अब आइए आगे समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो अपारदर्शी पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं? तो यानी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश होकर पार नहीं कर पाता, यानी इससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में टेबल, किताब और बहुत सारे वस्तु हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब जिससे प्रकाश पार नहीं होता है। तो दीवार हो गया, घर हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। चलिए आइए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इन तीनों पदार्थों के बारे में हमने क्यों जाना। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन करवाने के लिए हमें एक ऐसे पदार्थ चाहिए जो प्रकाश को क्या करा सके? परावर्तन यानी रिफ्लेक्ट करा सके। तो वो जो रिफ्लेक्ट कराएगा वो वस्तु कैसा होगा? अपारदर्शी। क्यों? क्योंकि अगर पारदर्शी वस्तु पर अगर हम प्रकाश डालें तो उससे क्या होगा? प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। और अगर पारभासी पदार्थ लेते हैं उसमें प्रकाश का परावर्तन करवाना चाहें, यानी उसमें प्रकाश का परावर्तन करवाना चाहे तो उतने अच्छी तरीका से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो प्रकाश है वो पारभासी पदार्थ से पार कर जाएगा। तो ऐसे में हमें पूर्ण रूप से परावर्तन करवाने के लिए एक अपारदर्शी पदार्थ लेने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का जब परावर्तन करवाना हो तो हमें एक अपारदर्शी पदार्थ की आवश्यकता होगी। चलिए अब समझते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन के बारे में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो आइए समझते हैं इसके परिभाषा को कि आखिर प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। तो समझिएगा, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके लौटता है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आइए अब समझते हैं किरण आरेख के बारे में। किरण आरेख, तो प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को ही हम लोग कहते हैं किरण आरेख। हम लोग क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि परावर्तन का नियम यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तो हमने जान लिया है। अब समझेंगे कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो वहां पे कुछ नियमों का पालन होता है। यानी परावर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उसे ही हम लोग यानी उन नियमों को ही हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं। अगर प्रकाश किसी वस्तु से टकराया, टकराने के बाद जिस नियम का पालन करते हुए वो सतह से परावर्तित होती है, उस नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझने से पहले हमें कुछ पदों की व्याख्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो व्याख्या करेंगे ये बहुत ही जरूरी है। अगर इसे व्याख्या नहीं हम अभी करें तो हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने में कठिनाई होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ विभिन्न पदों को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या कहते हैं, यानी आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सेकेंड में आपतन बिंदु हम लोग किसे कहेंगे, तो यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग किसे कहेंगे, तो जिस पर आपतित किरण सतह से टकराती, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उस बिंदु को ही हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए आइए अब समझते हैं परावर्तित किरण। क्या परावर्तित किरण, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पे आई उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें समझेंगे अभिलंब के बारे में। किसके बारे में, अभिलंब के बारे में। तो अभिलंब हम लोग किसे कहेंगे, यानी नॉर्मल। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो कोण का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो दो कोण है वो एक कोण आपतन कोण कहलाता है और दूसरा जो कोण है वो परावर्तन कोण कहलाता है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। तो समझ, सबसे पहला जो है आपतन कोण। तो आपतन कोण हम लोग किसे कहेंगे, तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को स्मॉल आई द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग परावर्तन कोण के बारे में समझेंगे। तो याद रखिएगा, यानी परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, फिर से सुनिएगा, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को हम लोग स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। चलिए, तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। और इसको आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं अच्छे से कि आपतित किरण हम लोग किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, और आपतन बिंदु किसे कहते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जो प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो वहां पे कुछ नियमों का पालन होता है। और वो जो नियम है वो नियम क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम क्या है कि जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा जो हमारा नियम है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो वहां पे आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। और आपतन कोण जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो बच्चों आज का वीडियो जो है बस यही तक, और कल हम लोग प्रतिबिंब